नमस्कार साथियों, आज हम लेटेस्ट अपडेट के साथ मौजूद हैं यहाँ पे सीमा हैदर और सचिन मीना के केस के बारे में, गुलाम हैदर के बारे में। अभी अगर हम बात करें कि लेटेस्ट अपडेट क्या है इस बारे में, तो अभी हम बताते हैं कि जो गुलाम हैदर के जो वकील हैं यहाँ पे मोमिन मलिक साहब, वो देखिए, मैं पहले भी कुछ वीडियो के अंदर बताया हूँ कि वो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कानून के, अगर देखिए क्या होता है कि जब आप कानून की बात करने की बजाय इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, किसी बुढ़िया का, बुजुर्ग महिला का आपने वो लगा दिया, कोई वीडियो लगा दिया वहाँ पे, और वो रो रही हैं कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, किसी के बच्चे दिला दो, किसी के बच्चे दिला दो। बच्चे दिला दो, किसी के माँ के बच्चे नहीं है क्या? वो सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चे हैं, वो माँ के भी बच्चे हैं ना। ये पाकिस्तान का कानून नहीं चलता यहाँ पे। और इमोशनल कार्ड मत खेलिए। आप जो भी बात करनी है आप कानून के लहजे से करिए ना। फिर आप कहते हो आप कानून के ज्ञाता हो, आपको कानून, जैसे ये जो इमोशनल कार्ड वो लोग खेलते हैं जिनको कानून की नॉलेज कम होती है। अब आप कानून की बात कर रहे हो ना, तो तमाम कानून की बात ही करो, ये इमोशनल कार्ड मत खेलो। एक तरफ मोमिन साहब आप ये कहते हैं कि सीमा हैदर वो मैं भारतीय हूँ, इस बारे में आपको ऑब्जेक्शन है। एक तरफ वो कहती है गौ रक्षा करो, गौ हत्या मत करो, इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन है। आप उसकी हर तरफ से वो जो भी बात कर रही है तो उससे आपको चिढ़ लग रही है ना। वो नाच रही है, चैनल चला रखी है तो उससे चिढ़ लग रही है कि चैनल बंद कर दो, है ना। भारत के बारे में मत बात करो, तू कहाँ से भारतीय हो गई, हम भारतीय हैं क्या? ये बेकार की बातें कर रहे हो यार। कोई भी बंदे को अगर वो यहाँ पे आता है, शादी होती है उसकी, अगर इंडियन लड़के से शादी होती है तो वो भारतीय कहलाएगी नहीं। भारत की ये रीति रिवाज है, भारत का कानून है भैया। वो नागरिकता तब मिलेगी, लेकिन उसको भारत में रहने का अधिकार तो मिलता है, और फिर उसी आधार के ऊपर, शादी के आधार के ऊपर भी नागरिकता मिलती है। आपको पता है इस बात का? फिर आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बुरी तरह से हाथ धो के किसी बंदे के ये सोच के पीछे पड़े हो क्योंकि आपको केस में लटके रहना है। आप मुझे बताइए, अगर आपको जीतना है, आपको लगता है कि आप सचमुच अच्छे वकील हैं, तो आप कानून की बात ही करिए, इमोशनल कार्ड मत खेलिए। ये क्यों लगाया आपने एक महिला का कि वो रो रही है, मेरे पैसे ले लो, एक टाइम की फीस के पैसे मेरे से ले लो? अरे क्या बेकार की बात कर रहे हो यार। अभी सीमा भी लगा देगी कि लो इतने मिलियन मेरे सब्सक्राइबर है, वो भी मेरे लिए कर रहे हैं। ये चीज़ सीमा तो वो तो कहती है पढ़ी लिखी नहीं है और कानून में नहीं जानती है, वो तो आम नागरिक है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे बंदे हो, वकालत कर रहे हो आप तो ऐसी चीज़ मत करो यार। आप इमोशनल कार्ड मत खेलिए। वो आपके पॉइंट ठीक हैं जो आप कह रहे हो कि नई धाराएं लगाइए आप। अब वो गुलाम हैदर के जो वकील के अनुसार इसके अंदर दो नई धाराएं IPC 176 और 212, ये दो धाराएं लगी हैं इसके अंदर नई। वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने अपने उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा है, वो ये बोला है कि इसमें जो नई धाराएं, जो हकीकत में हुआ क्या कि इन्होंने जेवार थाने के अंदर वो लगाई थी, जो कंप्लेंट लगाई थी, और उसके अंदर उन्होंने बोला कि भैया हम, है ना, इस कंप्लेंट को जो पुलिस वाले थे ना, उन्होंने बोला कि हम ऑथराइज नहीं है इसको मैनेज करने के अंदर, हम इस केस को हैंडल करने में हम ऑथराइज ही नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया, कहता आप जाके या तो सेशन कोर्ट चले जाइए या फैमिली कोर्ट चले जाइए, ठीक है, हम नहीं कर सकते, वी आर नॉट ऑथोराइज टू हैंडल दिस। जहाँ पे इन्होंने एक जो डिक्लेरेशन लगाई थी, एक सूट डिक्लेरेशन लगाया था, वहाँ पे जज साहब ने उस कोर्ट के अंदर मना कर दिया कि वी आर नॉट ऑथोराइज टू हैंडल दिस केस, सो यू कैन ईदर गो टू सेशन कोर्ट और फैमिली कोर्ट। इसमें जाने का आपके पास दो ऑप्शन है, आप जा सकते हैं उसके अंदर। तो दे आर डिसाइडिंग ऑन, कि डिसाइड कर रहे हैं कि वे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी इन्होंने अपनी बात के अंदर एक बात और कही कि जो जवार थाना के जो SHO हैं, उन्होंने, पुलिस ने अपनी तरफ से दो धाराएं जोड़ी हैं। अब पुलिस अपनी तरफ से दो धाराएं जोड़ दी, ठीक है, और उन्होंने 14 जो विदेशी अधिनियम है, फॉरेनर्स एक्ट है, उसको तो हटा दिया, 14A लगा दी एक तो, ठीक है। 120B IPC की है वहाँ पे, जो पहले भी थी, जिस आधार के ऊपर उन्होंने बेल कराई थी। याद होगा कि आपको, जब उनको पकड़ा था पुलिस ने, एक्चुअली पकड़ा क्या था कि वो खुद ही गए थे, वो खुद अपना उसके पास शादी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे उनको, वकील को और इन लोगों को पता लगा कि भैया ये तो ऐसा केस है, तो उस वजह से फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो उसके बाद में पुलिस आके, तो उन्होंने दिखा देते हैं पेपर में कि हमने पकड़ लिया, लेकिन वो बेसिकली पकड़ा क्या था, वो खुद ही गए थे अपने आप ही बोलने के लिए। तो ऑफिसर्स को बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, हम इसको रजिस्टर कराना चाहते हैं। तो वो तो पहली चीज़ तो वो अनपढ़ लोग हैं, वो पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं, या उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं कि क्या सही क्या गलत है। उन्होंने ठीक है कि उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है, वहाँ से आइए मेरे लिए,
और हम इसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं। हमने वहाँ तो नेपाल में तो करी ली शादी, मंदिर में जो भी बता रहे थे वो कि मंदिर में शादी करी है, और दूसरा वो कमरे में भी करी है, उसके बाद में यहाँ पे आके भी करी है उन्होंने। तो 2-3 बार उन्होंने शादी कर ली, और अभी रिसेंटली उन्होंने उसको क्या बोलते हैं, उसकी एनिवर्सरी भी मनाई है दोबारा, तो 12 मार्च को जो अभी मनाई है उन्होंने 2024 के अंदर। तो इस तरह से कई बार कर ली उन्होंने अपने हिसाब से। तो वो बेसिकली वहाँ पे गए थे कि रजिस्ट्रेशन के लिए वकील के पास, और वहीं से वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, और उससे कह दिया कि पकड़े गए। अब पकड़े गए कुछ पकड़े गए नहीं, ये खुद ही गए थे अथॉरिटी के पास, राइट। तो अभी मेन जो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने लगाई है 176 धारा लगाई है, अब 120 भी लगी हुई है उसके ऊपर, और 14 हटाई दी है। जो विदेशी अधिनियम की जो 14 धारा थी उसको हटा दिया गया, उसकी जगह 14A लगा दिया है। 14A के अंदर विदाउट वीज़ा इंडिया में रहते हैं ना लोग, उनके खिलाफ लगते हैं कि आप बिगर वीज़ा के रह रहे हो इंडिया के अंदर, ठीक है। ये धारा नहीं लगी है, ठीक है। अब मैं इनके बारे में बताऊंगा कि कौन सी धारा है और उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। पहले की तमाम धाराओं के लिए मैंने बताया था कि वो कोई खास धाराएं नहीं है और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक वकील लोगों का एक हथकंडा होता है कि इंप्रेशन जमाने के लिए अपने क्लाइंट के ऊपर दूसरी पार्टी के ऊपर इतनी सारी धाराएं लगा देते हैं, और सारी की सारी उड़ जाती हैं बाद में, ख़त्म। तो इक्की दुक्की कोई होगी भी तो उसके बाद में क्या होगा रिजल्ट। अभी तक तो मैंने बताया कि कोई मेजर धारा जो भी उन्होंने लगाई है वो कोई भी वैल्यू नहीं है उनकी, और उड़ जाएंगी। और वैसे भी ये केस खाली लोअर कोर्ट में नहीं चलेगा, वो भी तो अपील कर सकते हैं ना। अगर आप जीत भी गए तब भी वो अपील कर सकते हैं, वो सेशन में जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अभी तो बहुत लंबा पड़ा हुआ है, 10 साल लग जाएंगे इस केस के अंदर। गुलाम हैदर भाई को मैं कह रहा हूँ 10 साल लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि 1 मिनट के अंदर ही आप बोलोगे और वो चले, वो भी तो अपील कर सकते हैं आगे चलता रहेगा केस, तो 10 साल तक चलेगा। आप 1 मिनट में थोड़ी हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हो गुलाम हैदर को, मुझे मालूम नहीं। तो हकीकत के अंदर अब आप बात करते हैं कि कौन सी 2 धाराएं जिस समय इनकी बेल करी गई थी, तो इस कंडीशन पे करी गई थी वो बेल कि जो पहले तो उनके ऊपर वीज़ा से रिलेटेड कोई ऐसा केस लगाया नहीं था। इसके ऊपर जो पासपोर्ट के कानून के अंदर कोई भी धारा नहीं लगी थी इनके ऊपर, उसमें सही पाया गया था, पासपोर्ट ठीक था। रही बात वीज़ा की, अब वीज़ा की बात कर रहे हो तो वीज़ा इनको, अभी मैं इसके ऊपर आऊँगा। अभी इनके ऊपर जो 14 धारा थी ना, 14 जो फॉरेनर्स एक्ट की, वो हटा के 14A लगाई है, विदाउट वीज़ा इंडिया में रहना, ठीक है। और 120 भी IPC की पहले थी, बेल के समय वो पहले लगाई थी उन्होंने। कॉन्स्पिरेसी वगैरह की होती है वो, जैसे कि मिलजुल के किसी क्राइम को करना, वो उड़ जाती है जनरली। जब प्रूव नहीं हो पाती तो ज़्यादातर उड़ जाती है, इसे सभी जगह लगा देते हैं वो। इस तरह की बहुत सारी धाराएँ, 34 ये वो, तो 34 IPC भी लग जाती है कई बार। उसमें भी जो अकम्प्लिक्स वाली कि भी ये भी मिले तो ये भी मिले, तो ऐसे बहुत सारी वो लगती है, लेकिन उड़ जाती है बाद में वो सब धाराएँ। अब ये कह रहे हैं कि जो पुलिस ने इनके ऊपर एक्स्ट्रा धाराएँ लगाई हैं कि 176 IPC, और वो सचिन और नेत्रपाल के खिलाफ लगाई है। ये वो खुद कह रहे हैं अपने कमेंट के अंदर, मोमिन सर, कि वो उन्होंने सीमा के नाम नहीं लिया, उन्होंने सचिन और नेत्रपाल का नाम लिया कि ये 2 धाराएं लगाई है कि एक तो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा इन्होंने किसी क्राइम। 176 IPC है, वो ये कहते हैं कि पुलिस को जब नहीं बताया जाता किसी क्राइम के बारे में, कोई अपराध होता है और उसके बारे में नहीं बताया जाता, उसमें 176 लगती है, 176 IPC। और दूसरी जो धारा लगी है वो 212 IPC की, इंडियन पेनल कोड की, उसमें कि जानते हुए और सोच समझ के, मतलब नोइंगली इंटेंशनली नॉट इन्फॉर्मिंग द पुलिस, मतलब जानबूझ के पुलिस को ना इन्फॉर्म करना, ना बताना कि कोई अपराध करा है उन्होंने। तो अब दोनों केसेस के अंदर देखिए वो खुद ही गए थे बताने के लिए, तो वो तो खुद बताया अथॉरिटी को, तो अथॉरिटी से ही तो पता चलती है सारी जगह। वो भी कोर्ट गए थे या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए थे, वो भी अथॉरिटी होती है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने गए थे वो तो खुद ही गए थे, तो बताना क्या। दूसरी बात, ये भी धारा उड़ जाती है, कोई बहुत बड़ी धारा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भाई क्राइम के बारे में नहीं बताया। अरे कुछ पता ही नहीं उनको, ये थोड़ी मान रहे हैं कि क्राइम है। इनको तो ये पता है कि दोनों धाराओं के अंदर अगर उनको ये मालूम है कि उन्होंने क्राइम नहीं करा, क्योंकि वो पहले ही शादी नेपाल में करके आए मंदिर के अंदर, हिंदू धर्म के हिसाब से मंदिर में शादी करके आए, फिर रूम के अंदर भी शादी वादी करी उन्होंने फोटोग्राफ्स के लिए, और उसके बाद में वो यहाँ पे आए तो वो तो हिंदू धर्म के हिसाब से तो शादी हो चुकी है ना उनकी। और फिर रही बात सीमा हैदर की, अगर हम बात मानते हैं, अगर जो वो कहती है कि मैं पाकिस्तान के अंदर ही हिंदू धर्म अपना चुकी थी, मेरे बच्चे भी अपना चुके थे, तो उस हिसाब से वो इंडिया में आई तो CA और NRC का कानून भी लागू हो जाएगा और उनको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही हिंदू बन गए थे। ऐसा उनका कहना है, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, ठीक है।
तो ये दोनों धाराएं हैं, इसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उनके हिसाब से वो उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। एक और बात देखी जाती है कि क्राइम क्या करा है, जो क्राइम करा है उसकी भी तो धारा लगनी चाहिए ना भैया। अब ये धारा लगा दी 176 और 212 कि पुलिस को नहीं बताया क्राइम के बारे में, तो भैया क्राइम कौन सा करा ये बताओ ना पहले तो आप। इसकी कोई धारा लगी नहीं इनके ऊपर, कौन सा क्राइम। 120 बी की बात कर रहे हो भैया कि कॉन्स्पिरेसी वगैरह की इस तरह की बात कर रहे हो, तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। कौन सा क्राइम मिल के कोई क्राइम करना है या कोई अपराध करना है, कौन सा क्राइम कर दिया इन्होंने, ये तो बोल रहे हैं कि हमने कोई अपराध नहीं करा। और सबसे बड़ी चीज़ जो विदाउट वीज़ा इंडिया में रहना, अब देखिए विदाउट वीज़ा इंडिया में रहना ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान की नागरिक है, पाकिस्तान से नहीं आई, वो नेपाल से आई है। उन पाकिस्तान गई, नेपाल से एंट्री यहाँ पे फ्री है, तो वीज़ा की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। जब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है तो विदाउट वीज़ा जो 14A है, विदाउट वीज़ा इंडिया में रहना, ये तो उड़ जाएगा वैसे भी। अब नहीं उड़े ना उड़े वो देखो कोर्ट डिसाइड करेगा, ये मैं नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ ये है कि जब वहाँ से वीज़ा जो एंट्री करी है इसने, तो वीज़ा की तो लीगल एंट्री है भैया, लीगल आप ही ने बना रखा है, भारत सरकार ने बना रखा है कि नेपाल से अंदर इंडिया में आओगे तो अलाउड है। तो अलाउड है तो फिर आपको वीज़ा क्यों नहीं देते आप, या तो जनता सरकार खुद दे ना वीज़ा, फिर नेपाल से हर बंदे को, नेपाल से आने वाले को वीज़ा दे, तब तो इलीगल हो जाएगा इनका आना। लेकिन वीज़ा देते ही नहीं, जब वीज़ा चलता ही नहीं, वहाँ पे एंट्री फ्री है, तो भैया एंट्री फ्री है तो फिर लीगल है ना। जब लीगल है तो क्राइम करा नहीं, तो फिर बिगर वीज़ा के इंडिया में रहने वाला 14A भी उड़ जाएगा, और फिर उसमें 19B भी, ये 120B भी उड़ जाएगा, और फिर 176 जो लगा है, जो कह रहे हैं कि पुलिस ने लगाया 176 और 212 ये भी उड़ जाएंगे, क्योंकि भैया इन्होंने तो क्राइम करा नहीं, तो पुलिस को क्या इन्फॉर्म करना। सीधी सी बात है, जब क्राइम ही नहीं करा, इनके हिसाब से कोई क्राइम नहीं करा, तो फिर तो उड़ जाएंगी, जो सारी धाराएं उड़ जाएंगी, जैसा कि परिस्थितियां बताती हैं। अब इसमें होता है क्या, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सही और क्या गलत है। कोर्ट एज पर लॉ डिसाइड करेगा कि क्या गलत और क्या सही इसके अंदर, इस मुद्दे के अंदर। तो ये जो मैं तमाम बातें हैं इसके अंदर, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। 176 जो है IPC का, उसमें 6 महीने की सज़ा होती है, 1000 के करीब इस पर फाइन भी लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, जो लोग उसका वायलेशन करते हैं 176 के अंदर, कि पुलिस को नहीं बताते किसी अपराध के बारे में। दूसरा 212 जो है, उसमें 5 साल तक की सज़ा हो जाती है, और 5 साल की सज़ा और पेनल्टी भी लग जाती है उसके अंदर भी। तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब मैंने कहा कि जैसा कि पुलिस को क्या बताना है, जब पुलिस को जब वो सोच रहे हैं कि क्राइम करा ही नहीं उन्होंने एज़ पर लॉ, जब वो सोच रहे हैं कि उन्होंने ठीक करा, तो ये बाकी कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो सही करा या गलत करा उन्होंने, ठीक है। इसके बारे में और आगे की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो इसके ऊपर एक और चर्चा है, जिसके ऊपर ये मोमिन मलिक साहब ने एक और बात कही है इसके अंदर। पहले तो मैं बता दूं कि जो जेवर का जो कोर्ट है, उसमें जो डिक्लेरेशन इन्होंने फाइल करी थी, डिक्लेरेशन जो सूट फाइल किया था डिक्लेरेशन की, कि ये तमाम चीज़ें कोर्ट के अंदर बताई जाएं कि हम ये सोच रहे हैं, ये इन्होंने ये बोला है। तो ये तमाम चीज़ें कि बच्चे कैसे रह रहे हैं, उनका कन्वर्जन कैसे गया, कन्वर्जन किया कि नहीं किया, बच्चे हिंदू हैं कि नहीं हैं, या फिर कैसे हैं, इन्होंने तमाम क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पे, जो सीमा और सचिन से, कि कोर्ट में आके बताए जाएं। तो जो सूट डिक्लेरेशन फाइल किया था इन्होंने, उसके बारे में जेवर कोर्ट ने बोला कि हमारी पावर के बाहर की चीज़ है ये, नॉट आवर पावर, हमारी पावर नहीं है, हमारी पावर से बाहर की चीज़ है। तो इसको आप सेशन कोर्ट या फैमिली कोर्ट में ले जा सकते हैं, वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो अब एक और चीज़ ये मोमिन मलिक साहब बोल रहे थे इस बारे में कि क्या शादी के लिए धर्म परिवर्तन करा जा सकता है। इनको किसी ने, बहुत सारे ये जो क्वेश्चन पूछते हैं जनता, और पूछा होगा किसी ने, तो इन्होंने उस मुद्दे के ऊपर ध्यान दिया। इन्होंने खुद बोला है कि किसी ने पूछा तो मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया। तो ये क्या शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जा सकता है इंडिया, ये एक सवाल है। और इसके बारे में उन्होंने एक जिक्र किया 2020 के यूपी गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश जो विधि विरोध धर्म सह परिवर्तन एक्ट यूपी गवर्नमेंट का है, जिसको आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा मैं डिटेल में बताता हूँ। यूपी गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सह परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। अब 2020 का उसको इंग्लिश में बोलते हैं उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। ये ऑर्डिनेंस है। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी बंदा धर्म परिवर्तन के लिए शादी नहीं कर सकता, और इसलिए मतलब अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन
अलाउड नहीं है इस ऑर्डिनेंस के अंदर। योगी गवर्नमेंट ने बनाया था 2020 के अंदर, उसका जिक्र कर रहे हैं कि ये अलाउड नहीं है। और उसका सेक्शन 6 जो है मैरिज, इसका सेक्शन 6 है, उसमें मैरिज कन्वर्जन के लिए नॉट अलाउड, और कि हाँ कि शादी धर्म परिवर्तन करने के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन और वो वाइड है, अगर ऐसा हो भी जाता है तो वाइड मानी जाएगी, वो शादी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके अंदर कितनी क्षमता है इस ऑर्डिनेंस के अंदर भी। ठीक है कि वो कानून बना है, मैं मानता हूँ ये कानून बना हुआ है, और इसीलिए बनाया था कि धर्म परिवर्तन करके जो काफ़ी सारे केसेस आ रहे थे जिसके अंदर कि स्पेशली हिंदू लड़कियों को शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उनका शादी करी जा रही थी, और ज़बरदस्ती ऐसे बहुत सारे लव जिहाद काइंड ऑफ केसेस आ रहे थे। और लव जिहाद के अंदर कितनी वो है, इसके ऊपर डिबेट है। मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, इसके बारे में डिबेट के बारे में अभी, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल मुद्दा है और इसके ऊपर मैं किसी और वीडियो के अंदर बोल सकता हूँ। अभी मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर अभी ये जो विधेयक बनाता है, ये ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस इज़ नॉट अ लॉ, एक लॉ की शेप में है, फॉर द टेम्प्रेरी लॉ कह सकते हैं उसको। अभी पूरी तरह से कानून में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। जब ये एक बिल में और फिर उसके बाद में एक एक्ट के अंदर बदल जाएगा तब ये प्रॉपर वो माना जाएगा। लेकिन अभी ऑर्डिनेंस है, टेम्प्रेरी एक अध्यादेश है। अध्यादेश मतलब एक ऑर्डर है एक तरह का। तो ये 2020 में था और ये चल रहा है यूपी के अंदर, मैं मानता हूँ। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो सीमा और सचिन के बाद सबसे बड़ा इसका जो एक तोड़ वो यही है कि वो कह रहे हैं कि हमारी शादी तो यहाँ पे हुई नहीं। ठीक है, हमारी शादी तो नेपाल में हुई। वो ये कह रहा है कि हमारी शादी नेपाल में हुई, और सीमा हैदर बोल रही है कि मैं तो पाकिस्तान में हिंदू बन गई थी, मेरे बच्चे भी हिंदू बन गए थे, मैं तो हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करती थी, मैं करवा चौथ का व्रत रखती थी, मैं पूरे के पूरे नियम को मानती थी, सारे पूजा वूजा करती थी, छुप छुप के कमरे के अंदर अपने कमरे में अपने बच्चे, मैं और मेरे बच्चे यही मानते थे। तो वहाँ तो 4 साल से कोई आया ही नहीं था, तो बाहर ही मिलते थे, जो भी मिलता था कोई आया भी, पास पड़ोस के भी लोगों को नहीं पता। वहाँ के कई यूट्यूबर्स ने वहाँ पे इंटरव्यू भी लिए उस इलाके में, कराची के अंदर जाके उनकी बस्ती के अंदर। तो उन्होंने बोला हमें पता ही नहीं कि कोई ऐसी औरत भी रहती थी यहाँ पे। हमने जब वीडियो देखे तब पता लगा कि ये तो यहाँ पे नज़र आई थी, यहाँ पे रहती थी शायद वो सीमा हैदर। तो उनको पूरा किसी से कनेक्शन नहीं होता था, वहाँ की जनता से किसी से लेना देना नहीं। एक महिला है बेचारी, घर में रहती है, 4 बच्चे पाल रही है अपने, उन्हीं में दिन बीत जाता है पूरा का पूरा। तो ये देखे कि वो जो उसमें वो कमरे के अंदर अपने क्लोज उसमें रूम के अंदर अब किसी भी धर्म को मान रही है, वो तो उसकी पर्सनल चीज़ है ना। तो वो सीमा हैदर के हिसाब से अगर समझते हैं इन चीज़ों को, तो ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं पहले ही हिंदू बन चुकी थी। तो जो वो पहले ही हिंदू बन चुकी थी, मान रही थी, एक वे ऑफ लाइफ, हिंदू रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये मैं नहीं कह रहा, गांधी जी भी बोलते थे और तमाम जो स्कॉलर है ये बात बोलते हैं कि हिंदू रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये एक ज़िंदगी जीने का एक तरीका है ये हिंदू रिलीजन। तो जो कोई भी ज़िंदगी के जो हिंदू लोग जिस तरह से ज़िंदगी जीते हैं, जो रिचुअल्स जीते हैं, जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से पूजा पद्धति करते हैं, वो व्रत वगैरह रखते हैं, तमाम चीज़ों को फॉलो करता है, उसी तरह से कोई भी रखता है, हमारे मंत्रों का उच्चारण करता है, हमारे देवी देवताओं की पूजा करता है, तो वो भी हिंदू माना जाएगा। तो इस हिसाब से वो हिंदू में कन्वर्ट हो गए, वो मान लिया उन्होंने कि मैं हिंदू, और वो फॉलो करने लगे थे उन रिचुअल्स को। तो उसके अंदर उनके पास वीडियोज़ भी हैं, जो वो करवा चौथ वगैरह की भी वीडियो बताने के उन्होंने पोस्ट भी करी हुई हैं, कई वीडियोज़ उस तरह की। तो आप देख सकते हैं कि वो पहले ही मान रही थी, जब वो पहले ही हिंदू पाकिस्तान में ही थी, तो उसको कन्वर्जन करने की तो नेपाल में भी जरूरत नहीं पड़ी, वो दोनों ही हिंदू हो गए ना। फिर तो सचिन भी हिंदू, वो भी हिंदू। फिर उन्होंने मंदिर में शादी करी, फिर मंदिर के बाद में उन्होंने अलग से भी रूम के अंदर भी करी कि चलो फ़ोटो भी खींच लेते हैं, फ़ोटो नहीं था हमारे पास तो फ़ोटो भी खींच लेते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद फोटोग्राफ भी है, तो वो रूम में भी कर ली उन्होंने। तो वो हिंदू तो पहले। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये जो अध्यादेश है ना मोमिन साहब, वो तब लगेगा जब इंडिया में शादी हुई हो। ठीक है, इंडिया में तो शादी उन्होंने करी नहीं, उन्होंने तो वहाँ पे कर ली नेपाल में ही, और वो दोनों के दोनों हिंदू है, उस हिसाब से तो वो हिंदुओं की हुई, वो कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है उनको, वो तो पाकिस्तान में हिंदू बन चुकी। तो 2 हिंदुओं को कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है अपना धर्म। वो उन्होंने हिंदू बन के शादी करी, शादी उनकी वैलिड मानी जाएगी। दूसरी बात, वो शादी हुई नेपाल में, तो इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है उसकी, राइट। तो उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने गए थे, तो वो सरकार ने जो भी अधिकारी है उन्होंने बोला ये तो ऐसा ऐसा केस है, तो बेसिकली तो वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी उसकी, राइट। तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान में वो कह रहा है उसने तो तलाक ही नहीं दिया, अब वो भी विवादित है। वो सीमा कह रही है कि मेरे को कई बार तलाक दे चुका, वो फ़ोन पे तलाक दे, वहाँ के इस्लामिक कानून के हिसाब से उसको तलाकशुदा माना जाएगा। वहाँ तो हलाला होए बगैर तो शादी नहीं हो सकती उसकी। यहाँ तो व्हाट्सएप के ऊपर भी तलाक होते थे पहले, अभी भी बाहर तो अभी भी प्रचलन के अंदर है, इंडिया में नहीं है।
इंडिया में अब कानून बन गया, 3 तलाक का जो कानून जब से मोदी सरकार बनाई है उस सबसे वो बंद हो गया वो चीज़ कि आप और फ़ोन के ऊपर 3 तलाक बोल के तलाक नहीं ले सकते, आप व्हाट्सएप पे तलाक लिख के नहीं ले सकते, आप मैसेज भेज के तलाक नहीं ले सकते, अब ये सब नहीं चलेगा, अब सरकार में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये जब नेपाल के अंदर वो दोनों के दोनों शादी कर ली उन्होंने, तो उसके बाद में यहाँ पे आगे से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर वो करते भी हैं तो उनको धर्म तो परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान में कर चुकी थी वो। तो ये सारे के सारे जो भी अध्यादेश की आप 2020 का जो ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हो यूपी गवर्नमेंट की, वो भी नहीं लागू होगा यहाँ पे, ये भी उड़ गया। 176 और 212 वो भी उड़ गए, और पिछली सारी की सारी मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि वो सब की सब उड़ जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि तमाम जो कानून की धाराएं उल्टी सीधी लगा के जो गेम बनाई जा रही है कि ज़बरदस्ती की भाई मुझे किसी भी तरह से केस लड़ना है, और ये केस को क्योंकि पॉपुलरिटी तो मिल ही रही है मोमिन साहब को, पॉपुलरिटी तो फ्री की मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं हैदर साहब से। तो हैदर भाई बेचारा वो गरीब आदमी कैसे भी पैसे दे रहा होगा, इनको फीस तो ले रही होगी, फ्री में थोड़ी कर रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह। देखिए मैं बता दिया हूँ कि इस केस के अंदर अभी तक भी कोई दम नहीं है, और इतना दम नहीं है कि किसी को सजा करा जाए, ये करा जाए। मैं जो बात बोल रहा हूँ उस एंगल से तो देखा जाएगा तो 176 भी नहीं लगती इनके ऊपर, वो उड़ जाएगी वो धारा, और 212 भी उड़ जाएगी। तो मैं इसी के साथ में ये बताना चाहता हूँ कि जो कोशिश करी जा रही है इनको इमोशनल, एक बुजुर्ग महिला की वीडियो लगा के मोमिन साहब जो कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उनमें दम नहीं है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए इनको। बात करो कानून की, बात करो कानून की, भारत के कानून की। वो आप भारत में हो, भारत के कानून की बात करो सर। आप इधर उधर की बात करके समय बर्बाद करने से कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता सर। उससे तो यही मैसेज जाता है कि यू आर वीक इन लॉ, आप कानून के बारे में वीक हो। अब मेरे जैसा, मैं तो कानून का वो भी नहीं हूँ, मैं तो वकील भी नहीं हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये तमाम चीज़ें आपको। आप जो मैं बात बोल रहा हूँ आप किसी अच्छे वकील से मिल लो, वो ना बोले तो ये सारी बातें बोलेगा वो, जो नोट कर लो, डिस्कस कर लो किसी भी अच्छे वकील से। मैं किसी वकील के पास नहीं जाता, ना किसी से पूछता, मैं खुद अपना दिमाग लगा के बता रहा हूँ ये सब तमाम चीज़ें। मैंने लॉ की पढ़ाई करी है मैंने भी, तो मैं भी जानता हूँ कि कौन सा कानून कैसे बन रहा है, कैसे एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर। तो मेन क्वेश्चन ये है कि सर जो भी है आप इमोशनल कार्ड मत खेलो, आप कानून की बात करो। वी रिस्पेक्ट यू, हम आपको रिगार्ड करते हैं, आप हमारे देश के वकील हैं, आप केस लड़ रहे हैं, लड़ो, आप केस लड़ो। अगर आप में है, आप ठीक है, आपने जो भी कानून लगाए हैं वो ठीक है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सही और क्या गलत। आपने तो धाराएं लगा दी, ठीक है, लगा दी, जो भी मैंने बता दिया कि कोई भी नहीं टुकेगी, इसमें सब उड़ जाएंगी धाराएं। अब ये कोर्ट का है, फैसला कोर्ट का रहेगा कि वो क्या डिसाइड करती है कि किसको बोलते हैं क्या सही और क्या गलत। ये लेट द कोर्ट डिसाइड। एक्चुअली द गवर्नमेंट ऑफ नो गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस केस। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि द कोर्ट ऑफ इंडिया विल डिसाइड दिस, द लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल। हमारे देश का कानून प्रिवेल करेगा। बाकी हम आप जो भी गप्पे मारते रहे, ये सिर्फ टाइम पास की चीज़ें हैं। सिर्फ हम एक समीक्षा कर रहे हैं, एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं लॉ का, और उसको न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी वो नहीं है कि हम नहीं कह रहे कि हम डिसाइड करें, हम एक बात कर रहे हैं। जैसे वो अपने वकील, वो तो वकील हैं, पैसे ले रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पत्रकार हैं और एक बात का एक डिबेट में ला रहे हैं, उस चीज़ को इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कानून का, और एक एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ का। और यही बस मैं कहना चाहता हूँ, इसके अलावा कोई इंटेंशन नहीं है हमारा। कोर्ट विल डिसाइड, भारत की अदालत डिसाइड करेगी, हम उनका सम्मान करते हैं। जो भी डिसाइड करेंगे, जो हम पॉइंट बोल रहे हैं वो कितने सही और कितने गलत है, और मोमिन साहब की बात कितनी सही कितनी गलत है, ये कोर्ट भारत का डिसाइड करेगा। उसके साथ ही हम इसको विराम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।